नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की चाबी का रहस्य। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इन दिनों अजय, विजय और टेंगू फुर्सत में थे। उन पर अलग अलग शौक के भूत सवार थे। मसलन अजय बॉडी बिल्डिंग क्लब का सदस्य बन गया था और नियमित रूप से क्लब में वर्जिश के लिए जा रहा था। विजय तलवारबाजी सीख रहा था और टींगू ने कुंग फू आर्ट में महारत हासिल करने के प्रयास में जुटा हुआ था। औं! पहले पहल तो टिंगू मन ही मन में तिलमिलाकर रह जाता था, परंतु ज्यों ज्यों वो आर्ट सीखता जा रहा था, उसकी सहन शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। हंसो, जी भर कर हंसो। मैं तुम्हें हंसने का आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद तो मुझे देखकर हंसने के बजाय सूखे पत्ते की तरह कांपा करेगा। बहुत रुआबे दे रहा है छटंकी। मेरा एक हाथ पड़ गया तो जमीन में घुस जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। होशियार लंबू, अब मैं तेरा तंबू बनाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही टिंगू हरकत में आ गया। दूसरे ही पल तड़ाक ठक हु हा हु आई आ उफ! दीवार से टकराकर युवक जमीन पर गिरकर अभी संभल कर खड़ा ही हुआ था कि टिंगू ने दूसरा वार कर डाला। हु हुआ हु! टिंगू के इस प्रहार ने युवक को पैरों पर खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ा। वो फर्श पर ऐसा गिरा कि फिर कभी उसने उठने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ लंबू पहलवान? आंखें खोलो। दो हाथ में ही बोलती बंद हो गई। तभी क्लब के कोच के शब्द टिंगू के कानों से टकराए। शाबाश टिंगू। ओह मास्टर, अब तुम मेरे सबसे काबिल शिष्यों में से एक हो। इस बेवकूफ़ ने अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझने की जो भूल की थी, वो तुम कभी ना करना। मैं आपका ये सबक हमेशा याद रखूंगा मास्टर। गुड। कल से हम तुम्हें इस आर्ट के कुछ विशेष तरीके सिखाने का आरंभ करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस साल के कुंग फू चैंपियन तुम ही बनोगे। थैंक यू मास्टर। उसी दिन शाम को जब अजय, विजय और टिंगू आपस में मिले तो टिंगू अपनी खुशी को छुपाए ना रख सका। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। वो तो तुम शक्ल से ही नजर आ रहे हो, लेकिन इस खुशी की वजह क्या है? जानते हो आज क्लब में क्या हुआ? और फिर टिंगू क्लब में घटी घटना के बारे में अपने साथियों को बताने लगा। जब टिंगू अपनी बात कह चुका तो विजय बोला, यार माना कि तुम कुंग फू के चैंपियन बनने जा रहे हो, पर तलवारबाजी की भी अपनी खासियत है। पर तुम पर तुम में कोई खासियत नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है। अफसोस अफसोस तो तुम्हें उस दिन होगा मिस्टर, जिस दिन मेरे हाथ में तलवार होगी और तुम मेरे सामने होगे। अब तुम एक दूसरे को चैलेंज करना बंद करो और चाय का आनंद लो। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। मुझे उसी दिन का इंतजार है प्रिय। तो तुम ही टींगू को समझा दो अजय। मैं तुम दोनों को ही बता दूं, तुम जो कुछ भी सीख रहे हो उसका हमेशा सदुपयोग करने की सोचो। अगर शक्ति हासिल करके घमंड करोगे तो वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। कह तो तुम ठीक रहे हो अजय भैया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जल्दी से चाय खत्म करो और खिसकने की सोचो। भूल गए, हमें पिक्चर देखने जाना है। शो शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। और मैं भी। लेट अस फिनिश नाउ। तब तीनों ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और बिल अदा करने के बाद रेस्टोरेंट से चल पड़े। शाम 6 से 9 का शो देखने के बाद जब वे हॉल से निकले तो उनके चेहरे पर काफ़ी सुकून झलक रहा था। तीनों कार में बैठकर घर की ओर लौट पड़े। वाह, मजा आ गया। फिल्म अच्छी थी। अच्छी स्टोरी और अच्छा डायरेक्शन फिल्म की जान होती है, और इस फिल्म में दोनों ही चीज़ें थीं। फिर वे फिल्म के बारे में बातें करते चले जा रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर सड़क की साइड में एक आदमी को पड़ा देख अजय ने ब्रेक पर अपना पैर जमा दिया। चर्र! ओह!
कार के रुकते ही अजय, विजय और टिंकू कूदते हुए कार से उतरे और दौड़ते हुए उस व्यक्ति के निकट पहुंच गए। फिर अजय ने जैसे ही औंधे पड़े व्यक्ति को सीधा किया, वो बरबस ही बोल उठा, अरे ये तो सेठ दीनानाथ है। अरे हाँ, इन्हें भला इस शहर में कौन नहीं पहचानता। लेकिन सेठ जी तो बुरी तरह घायल हैं, इनकी ये हालत कैसे हुई। तभी अजय की नज़र सड़क की ढलान पर उल्टी पड़ी कार पर पड़ गई। वो बोला, वो देखो, कार उल्टी पड़ी है। ओह, आओ देखते हैं कहीं कार में कोई और ना फंसा हुआ हो। चलो, फिर दोनों कार की तरफ बढ़ गए। कार में किसी को ना पा विजय और टिंगू ने तसल्ली की सांस ली और कार का मुआयना करने लगे। अचानक दोनों ही चौंक उठे। टिंगू, कार का अगला भाग ऐसे पिचक गया है जैसे टक्कर लगी हो। हाँ, लेकिन यहाँ तो ना कोई पेड़ है और ना ही इतना बड़ा पत्थर, फिर टक्कर किससे लगी? शायद किसी गुजरने वाले ट्रक या बस से। हाँ, ये हो सकता है। चलो अजय भैया को बताएं। फिर दोनों सड़क की ओर लौट पड़े। जब वे अजय के पास पहुंचे तो अजय भारी स्वर में बोला, सेठ जी ने तो दम तोड़ दिया है। ओह, बेचारे आखिरी वक्त में अपने परिवार वालों से भी कुछ न कह सके। दम तोड़ने से पहले वे कुछ देर के लिए होश में जरूर आए थे, लेकिन मेरे हाथ में ये चाबी थमाते हुए सिर्फ इतना ही कह पाए, मेरा बेटा विक्रम। अजीब किस्म की चाबी है, सोने की लगती है। तब टिंगू दुर्घटनाग्रस्त कार का विवरण देते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। शायद वे ये चाहते थे कि तुम ये चाबी उनके बेटे विक्रम के पास पहुंचा दो। मेरा भी यही ख्याल है। चाबी तो हम बाद में भी विक्रम के पास पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तो हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो पहले थाने चलते हैं। फिर ये दोनों कार में बैठकर थाने की ओर फिर वे तीनों कार में बैठकर थाने की ओर चल दिए। निकटवर्ती थाने में दुर्घटना की जानकारी देने के बाद वे सेठ दीनानाथ की कोठी पर जा पहुंचे। दरबान साहब, हमें सेठ जी घर पर नहीं हैं। हमें सेठ जी से नहीं, उनके बेटे विक्रम से मिलना है। ओह, विक्रम बाबू। विक्रम जी सेठ का बेटा थोड़ी ही है। सेठ जी ने तो शादी ही नहीं की है। तो विक्रम कौन है? विक्रम एक यतीम बच्चा था। करीब 15 साल हुए सेठ जी ने ना जाने कहाँ से उसे अपने साथ ले आए और यहाँ रख लिया। बड़े होने पर पढ़ाई के लिए दोनों हॉस्टल में भेज दिया। वो छुट्टियों में ही यहाँ आता है। इन दिनों वो हॉस्टल में ही है। ओह, तो फिर इस समय हमें कोठी में कौन मिल सकता है? सेठ जी का भांजा राजन साहब। राजन साहब का भी सेठ जी के अलावा और कोई नहीं है। वो सेठ जी के साथ ही अकेले यहाँ रहते हैं। पर इस समय वो तुम लोगों से नहीं मिल सकते। वो क्यों? कह दिया ना, वो नहीं मिल सकते। ठीक है दरबान साहब, हम फिर कभी आकर उनसे मिल लेंगे। इतना कर अजय मुड़ा और अपने साथियों के साथ कार में जा बैठा। कार ड्राइव करते हुए अजय ने गहरी खामोशी अख्तियार कर रखी थी। विजय और टिंकू उसकी खामोशी पर हंसने हैरान और परेशान थे। जब विजय से ना रह गया तो वो बोल ही पड़ा, अजय तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? दरबान की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। कैसी उलझन? दरबार ने कहा कि विक्रम सेठ जी का बेटा नहीं है, लेकिन सेठ जी ने दम तोड़ने से पहले विक्रम को ही अपना बेटा कहा था। बात तो सचमुच गौर करने के काबिल है। अगर विक्रम सेठ जी का बेटा है तो उसके बाद वही उसकी सारी संपत्ति का वारिस है, और अगर विक्रम सेठ जी का बेटा नहीं है तो सारी संपत्ति राजन को मिलेगी। मुझे तो अब सेठ जी के मौत के पीछे कोई साजिश नजर आने लगी है। हाँ, तुम लोगों ने जो कुछ बताया उससे भी जाहिर है कि सेठ जी की कार को टक्कर लगी है। हो सकता है टक्कर जानबूझकर मारी गई हो ताकि सेठ जी की मौत को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन कर सकता है? साफ है जिससे सेठ जी की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है वही ये काम कर सकता है या करवा सकता है। मुझे तो राजन पर ही शक है। ये क्यों भूलते हो कि देर सवेर सेठ जी की संपत्ति राजन को ही मिलेगी।
हो सकता है उसे संपत्ति के हाथ से निकल जाने का डर हो गया हो। तुम्हारी दलील काफ़ी जानदार है विजय, लेकिन सिर्फ दलीलों से मुजरिम का जुर्म साबित नहीं हो सकता। हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। मतलब ये कि काम शुरू, यानी फुर्सत के दिन गए गुरु, कल से क्लब में जाना बंद। नहीं, हम अपनी क्लासेस जारी रखेंगे। कल से फारिग होने के बाद हम हॉर्डिंग रोड के चौराहे पर मिलेंगे, क्योंकि वही चौराहा हम तीनों के क्लबों के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, अब हम वहीं मिलेंगे कल और आगे की कार्यवाही निर्धारित करेंगे। यही ठीक रहेगा। तत्पश्चात उसकी बातों का सिलसिला समाप्त हो गया। अजय, विजय और टिंगू को उनके घरों के सामने ड्रॉप करता हुआ अपने घर वो चला गया। दूसरे दिन हॉर्डिंग चौराहे पर तीनों मित्र मिले तो अजय ने पूछा, तुम लोग किस नतीजे पर पहुंचे? किस बारे में? सेठ जी के मौत के बारे में तुम लोगों ने कुछ सोचा नहीं? इसमें सोचना क्या है, साफ है सेठ जी की हत्या की गई है और हत्यारा और कोई नहीं, राजन है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हमें तफ्तीश शुरू करनी चाहिए। तफ्तीश की शुरुआत कहाँ से की जाए? शमशान घाट से। अखबार की खबर के मुताबिक सेठ जी का दाह संस्कार शाम 4 बजे होने जा रहा है, लेकिन वहाँ हम क्या करेंगे? सुना है शमशान में भूत रहते हैं। अगर सेठ जी का भूत हमसे चिपट गया तो? भूत के भूत कभी नहीं चिपटते। ठहरो ठहरो, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। मैं बताता हूँ कि हमें वहाँ पर क्या करना है। मेरे ख्याल है कि सेठ जी के दाह संस्कार के समय राजन और विक्रम दोनों वहाँ मौजूद रहेंगे। हम उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और ज़रूरत समझेंगे तो मुलाकात भी कर लेंगे। मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। वो सोने की चाबी भी तो विक्रम को सौंपनी है। नहीं, जब तक सेठ जी की मौत का रहस्य प्रकाश में नहीं आ जाता तब तक उस चाबी का जिक्र तुम लोग किसी से भी नहीं करोगे। ठीक है, हम अपनी जुबान बंद रखेंगे। तत्पश्चात वे वहाँ से चल दिए। फिर 4 बजने से पहले ही वे शहर के शमशान घाट के निकट फैले पेड़ों के जंगल में पहुँचे और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। अजय, ये जगह सही है। यहाँ से हम विक्रम और राजन पर ठीक से नज़र रख सकते हैं। लेकिन वहाँ विक्रम की उम्र का तो कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर ये विक्रम कहाँ है। शायद वो यहाँ नहीं आया है। अपनी बात पूरी करते करते अजय चौंका। दूसरे ही पल वो विजय और टिंकू को बिना कुछ बताए तेजी से नीचे उतरने लगा। अजय, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? खामोश। अजय की इस हरकत ने विजय और टिंकू को हैरत में डाल दिया। ये अजय भैया को अचानक क्या हो गया? जरूर दाल में कुछ काला है। आओ चलकर देखते हैं। तब तक अजय नीचे पहुंच चुका था, अतः विजय और टिंकू ने भी वक्त बर्बाद करना उचित नहीं समझा। वे भी नीचे उतरने लगे। जब तक वे नीचे पहुंचे तब तक अजय काफ़ी दूर निकल चुका था। वो रहा अजय, चलो जल्दी करो वरना वो हम उसे ढूंढते ही रह जाएंगे। दूसरे ही पल उनके कदम अजय की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उधर अजय इस अधेड़ पिस्तौलधारी व्यक्ति के बिल्कुल निकट पहुंचा था, जो राजन पर निशाना साधे गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। लेकिन पिस्तौलधारी के ट्रिगर दबने से पहले ही अजय उस पर झपट पड़ा था। धाएं! ओह! फिर इससे पहले कि पिस्तौलधारी को समझ पाता, अजय का हाथ घूमा। धाड़! अधेड़ व्यक्ति छिटक कर दूर जा गिरा, पर जमीन पर गिरते ही वो तुरंत संभल गया। अजय जैसे उस पर लपका, उसने दोनों हाथों में मिट्टी भरकर अजय की आंखों में झोंक दी। जब तक अजय की आंखें कुछ देखने लायक होती, वो आदमी फरार हो चुका था। उफ! डोज दे गया। कौन डोज दे गया अजय? वही हत्यारा, जिसने पहले सेठ जी की हत्या की और अब राजन की हत्या करना चाहता था। ओह, तो गोली उसी हत्यारे ने चलाई थी। हाँ, अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो वो राजन को भी खत्म कर चुका होता। लेकिन कोई राजन की हत्या क्यों करना चाहता है? इसकी वजह पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। इसका मतलब हम राजन पर बेकार शक कर रहे थे। इसलिए तो मैंने कहा
कहा था कि सच्चाई की तह तक पहुंचे बिना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अब तो ये केस और भी उलझ गया है। पहले हमें सेठ जी के दुश्मनों की सूची तैयार करनी पड़ेगी और फिर उन्हें चेक करना होगा। काम मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। चलो चलकर राजन से ही पूछते हैं, शायद हत्यारे का कोई क्लू हाथ लग जाए। हाँ, अब राजन की मदद के बिना हम हत्यारे को नहीं पकड़ सकते। फिर तीनों इस विचार से सहमत हो उधर चल पड़े जिधर सेठ जी की चिता सजी हुई थी। राजन सेठ जी की चिता को आग दे चुका था और चिता धू धू करके जल उठी थी। जब अजय, विजय और टिंगू राजन के समीप पहुंचे तो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अजय अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद बोला, हम ही ने रात में पुलिस को सेठ जी के साथ घटी दुर्घटना की खबर दी थी। ओह, हमें अफसोस है कि हम सेठ जी को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सके। जब हम उनके पास पहुंचे वे मर चुके थे। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? आप लोगों ने जो कुछ किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो आप तब अदा कीजिएगा राजन जी, जब हम सेठ जी के हत्यारे को पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे। विजय की बात सुनकर राजन के चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर गुजर गए। वो हड़बड़ाकर स्वर में बोला, हत्यारा? हाँ राजन भाई साहब, हमें पूरा विश्वास है कि सेठ जी की मौत के पीछे हत्या की साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि मामा जी के साथ घटित दुर्घटना के पीछे किसी की साजिश थी? इस बात के हमारे पास पर्याप्त कारण है राजन जी। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकूँ। हम आपकी मनोदशा को समझते हैं राजन साहब। अगर आप कहें तो हम कल आपसे आपकी कोठी पे आकर मिल सकते हैं। मुझे खुशी होगी। राजन की स्वीकृति पा अजय और उसके साथियों ने राजन से विदा ली और वहां से चल पड़े। दूसरे दिन अजय दैनिक दिनचर्या के मुताबिक सुबह निश्चित समय पर व्यायामशाला में पहुंच गया। 1 घंटे तक व्यायाम करने के बाद अजय ने अपने कपड़े पहने और क्लब से बाहर निकल आया। फिर वो होर्डिंग चौक की ओर पैदल ही चल पड़ा, परंतु अभी वो 8-10 गज की दूरी ही तय कर पाया था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के पार खड़े हत्यारे अधेड़ व्यक्ति पर जा टिकी। अरे, ये तो वही है जिसने राजन पर गोली चलाई थी। ये मेरी ही तरफ देख रहा है। अचानक तभी एक कार उस अधेड़ आदमी के सामने आकर रुकी और उसमें से लंबे तगड़े 3 गुंडे टाइप आदमी उतरकर उस आदमी की तरफ लपके। खतरा भांपकर वो पलटकर दौड़ पड़ा। रुक जा हरामी, भाग कर कहाँ जाएगा बुढ़े? जल्दी गुंडों ने उस आदमी को दबोच लिया। भाग रहा था साले, मौत से बचकर भी कोई भाग सका है? छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अब तो मौत ही तुझे छुड़ा सकती है हमसे। ये कहते ही गुंडे ने भरपूर लात अधेड़ आदमी की पसली पर जमा दी। तड़ाक हुप। उधर अजय उस व्यक्ति को गुंडों के हाथों पिटते देखकर स्वयं पर काबू न रख सका। वो तेजी से उनकी तरफ लपका। जब वो उनके निकट पहुंचा तो स्थिति खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी। ये तो बेहोश हो चुका है। अब इसे खत्म कर देना ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो गुंडा चाकू अधेड़ आदमी की पसलियों में उतार देता, अजय चाकूधारी पर टूट पड़ा। तड़ाक। चाकूधारी गुंडा सड़क पर लुढ़कता चला गया। दूसरे गुंडे चौंके। कौन है बे तू? अपनी खैरियत चाहता है तो फूट ले यहाँ से। तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो इस आदमी को छोड़ दो। क्यों, क्या ये तेरा बाप लगता है? तभी चाकूधारी गुंडा संभल कर खड़ा हुआ तो गुर्राया। देख क्या रहे हो, मारो साले को। चाकूधारी गुंडे का आदेश मिलते ही दोनों गुंडे अजय पर झपटे, लेकिन अजय सतर्क था। तड़ाक। आई। अजय को अपने साथियों की पकड़ में न आते देख चाकूधारी गुंडा चाकू तान कर अजय पर झपटा, लेकिन अजय ने उसके बार को रोक लिया। तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है लड़के, अब तू बच नहीं सकता। तभी विजय और टिंगू भी वहाँ आ पहुँचे। घबराओ नहीं अजय, हम आ गए हैं।
हम इनकी ऐसी हजामत बनाएंगे कि ये याद रखेंगे। कहने के साथ ही टिंगू एक्शन में आ गया। हुआऊ, अबे पिद्दी, तुम मुझसे टकराएगा? उस गुंडे ने टिंगू की कदकाठी का जो गलत अंदाजा लगाया था, उसका खामियाजा उसे तुरंत ही भुगतना पड़ा। ढिसुम, आहू, आह, तड़ाक, आह। टिंगू के शक्तिशाली प्रहारों ने उस गुंडे को सड़क चटा दी। उधर विजय ने भी अपने प्रतिद्वंदी की कम दुर्गत नहीं की थी। उफ, संडे मुस्टंडे, मुझे बख्श दे मेरे बाप। इधर अजय ने चाकूधारी को लात घुस्सों पर रख रखा था। आई, तड़ाक, हाय मेरी माँ। जल्दी तीनों गुंडों के छक्के छूट गए। भागो। वे जान बचाकर भागते हुए कार में बैठे और रफ्फू चक्कर हो गए। भाग गए कम वक्त। तभी विजय अजय का ध्यान बेहोश पड़े अधेड़ व्यक्ति की तरफ आकर्षित करता हुआ बोला, ये कौन है अजय? ये वही आदमी है जो मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया था। लेकिन वे गुंडे इसकी जान क्यों लेना चाहते थे? इस सवाल का जवाब तो ये बूढ़ा ही दे सकता है। तुम लोग इसे लेकर मेरे घर पहुंचो, मैं राजन से मिलकर आता हूँ। अब उससे कुछ सवालों का जवाब पाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है। तत्पश्चात बेहोश व्यक्ति को विजय और टिंगू के साथ टैक्सी में बिठाकर रवाना कर अजय स्वयं भी दूसरी टैक्सी पकड़कर सेठ दीनानाथ की कोठरी की ओर चल दिया। जब अजय राजन के पास पहुंचा तो अकेला नहीं था। ये विक्रम है, आज सुबह ही यहाँ पहुंचा है। ओह, ये मामा जी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मामा जी इसे अपने बेटे जैसा ही समझते थे। बेचारा, वे मेरे लिए माता पिता ही नहीं, मेरे भगवान भी थे। बेचारा, पिछले साल जब छुट्टियों में आया था तो मामा जी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा इसके नाम करना चाहते थे, पर फिर ना जाने क्यों उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे संपत्ति की चाह कभी भी नहीं थी और ना है भैया। ओह, कहीं ये मगरमच्छ के आंसू तो नहीं बहा रहा? हो सकता है कि इसी ने सेठ जी की हत्या करवाई हो। शायद वो अधेड़ आदमी इसी के किराए का पिट्ठू हो। तभी राजन अजय की सोचों को भंग करता हुआ बोला, अरे तुम खड़े क्यों हो? प्लीज सिट डाउन। ओह हाँ। और जब अजय बैठ गया तो राजन बोला, हाँ तो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? राजन जी, हमेशा के सेठ जी की हत्या का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकता है। क्या सेठ जी की किसी से खास दुश्मनी थी? मामा जी महान आदमी थे, उनसे किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? याद कीजिए, शायद कभी कोई खास दुर्घटना घटी हो। हाँ, आज से 4 साल पहले की बात है। मैंने अपने गोदाम के मैनेजर बद्रीनाथ को हमारे माल की पेटियों में स्मगलिंग का धंधा करते पकड़ा था। वो बहुत रोया पीटा था, पर मामा जी ने उसे माफ़ नहीं किया। लेकिन वो तो जेल में है, उसे 5 साल की सज़ा हुई थी। ओह, तत्पश्चात अजय ने कुछ सवाल और किए। फिर राजन से विदा ले कोठी से बाहर निकल आया। कोठी से बाहर आते ही अचानक अजय ने सोचा, क्यों ना जेल जाकर बद्रीनाथ से मिला जाए, शायद वो कुछ बता सके। इस विचार के दिमाग में आते ही अजय ने टैक्सी पकड़ी और जेल की ओर चल दिया। जेल पहुंचकर अजय जेलर से मिला तो अजय को देखते ही जेलर बरबस बोल उठा, अजय तुम और यहाँ, आप मुझे जानते हैं? अरे तुम एवं तुम्हारे दोस्तों को हम पुलिस वाले नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? तुम लोगों ने हमेशा कानून की मदद की है, लेकिन इस समय तो मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। कहो मुझे क्या करना है? तुम्हारी मदद करके मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैं बद्रीनाथ नाम के एक कैदी से मिलना चाहता हूँ, जिसे सेठ दीनानाथ के गोदाम का फ़ायदा उठाकर स्मगलिंग करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा हुई थी। ओह, बद्रीनाथ बेचारा बड़ा भला आदमी था। आदमी था से आपका क्या मतलब? परसों उसे रिहा कर दिया गया। अच्छे चाल चलन की वजह से उसकी बाकी की सज़ा सरकार ने माफ़ कर दी थी। ओह, जेलर की बात सुन अजय सोच में पड़ गया। फिर तो बद्री ही सेठ जी का हत्यारा हो सकता है। परसों वो जेल से रिहा हुआ और परसों रात ही सेठ जी की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई। अपनी सोचों से उत्तेजित हो अजय बरबस ही बोल उठा, ओह माय गॉड,
क्या हुआ अजय? जेलर साहब, बद्री का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले उसने आपको कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं, कल कोई और भी बूढ़े से कल कोई और भी बद्री से मिलने आया था। वो भी बद्री का पता पूछ रहा था। बद्री से मिलने और कौन आ सकता है? आखिर बात क्या है? हमें शक है कि सेठ दीनानाथ की मौत में बद्रीनाथ का ही हाथ है। सेठ दीनानाथ? ओ, याद आया, कल शाम की डाक से एक खत आया था। वो खत सेठ दीनानाथ ने ही भेजा था। ओ, क्या मैं वो खत देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। फिर जेलर ने डाक बॉक्स से एक लिफाफा उठाकर अजय को थमा दिया। अजय ने उलट पलट कर लिफाफे को देखा, फिर लिफाफा खोल उसमें रखा पत्र निकाल कर पढ़ने लगा। पत्र पढ़ते हुए अजय की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। पत्र पढ़ने के बाद अजय पत्र लिफाफे में रखते हुए बोला, बद्रीनाथ का पता लग गया है जेलर साहब, क्या मैं ये खत ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब अजय पत्र अपनी जेब के हवाले कर जेलर से विदा ली और वहाँ से चल पड़ा। जेलर से वो सीधा अपने फ्लैट में पहुँचा, जहाँ विजय और टेंगू बेसब्री से अजय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम आ गए अजय, बहुत देर लगा दी तुमने। हाँ, बहुत सारी जानकारियाँ जो हासिल करनी थी। बद्री कहाँ है? कौन बद्री? वही जिसे वे गुंडे जान से मार देना चाहते थे। ओह, वो? उसे हमने दूसरे कमरे में बंद कर रखा है, अब वो होश में है। गुड, चलो पहले उससे मिल लें। दूसरे कमरे में पहुंच अजय उस अधेड़ व्यक्ति से बोला, मिस्टर बद्रीनाथ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेठ जी ने वो सबूत कहाँ रखे हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि विक्रम उनका बेटा है। सेठ जी के बाद सिर्फ आप ही जानते हैं कि वो सबूत कहाँ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि सेठ जी के अलावा मैं ही इस राज को जानता हूँ? सेठ जी के उस खत से, जो सेठ जी ने दुर्घटना की रात आपके नाम पुलिस आईजी अंकल से मिलने जाने वक्त पोस्ट किया था। फिर अजय जेब से सेठ जी का खत निकालकर उसी को दिखाते हुए बोला, यह है वो खत। इस खत के जेल पहुंचने से पहले आप रिहा हो चुके थे, अतः ये खत मेरे हाथ लग गया। इस खत में उन्होंने साफ लिखा है कि असली मुजरिम राजन है और आपको फंसाया गया था। ये भेद वे जान चुके थे और असली मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए आईजी साहब से मिलने जा रहे थे। लेकिन आईजी साहब से मिलने जाते वक्त मार्ग में वो दुर्घटना हो गई। और नहीं, वो दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हत्या की साजिश थी। राजन सेठ जी का हत्यारा है। मुझे बहुत पहले इस खतरे की गंध मिल चुकी थी, पर मैं विवश था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रिहा होने के दूसरे दिन जब मैंने अखबारों में सेठ जी की मौत की खबर पढ़ी तो फौरन भांप गया कि सेठ जी की मौत एक हादसा नहीं है। अतः मेरे दिल में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। इसलिए आपने शमशान घाट में राजन की जान लेने की कोशिश की। हाँ, अगर इन वक्त पर तुमने मुझे ना रोका होता तो राजन उस दिन मेरे हाथों से अवश्य मारा जाता। राजन को सजा कानून देगा, आपको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। राजन को सजा तुम लोग ही दिला सकते हो बच्चों। उस दिन मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था, इसलिए तुम्हें सच्चाई बताकर तुमसे मदद मांगने के इरादे से मैं तुम्हारे घर पर गया था। पर पता चला कि तुम क्लब गए हुए हो, तो मैं वहां पहुंचा। लेकिन इन वक्त पर कुछ गुंडे मुझ पर टूट पड़े। पता नहीं उनकी मुझसे क्या दुश्मनी हुई थी। आपसे दुश्मनी उन गुंडों की नहीं, राजन की थी। वो जान चुका था कि तुम जेल से रिहा हो चुके हो, इसलिए उसने आप पर दुश्मनी का शक डालकर मुझे गुमराह करने की चाल चली थी। उसने सोचा था कि जब तक मैं आप तक पहुंचूंगा, उसके आदमी आपको ठिकाने लगा चुके होंगे और उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी नहीं रहेगा। परंतु उसकी चाल सफल ना हो सकी। अब सेठ जी की दौलत हड़पने का उसका सारा सपना कभी साकार नहीं हो सकेगा। सेठ जी का खत उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। तुम ठीक कहते हो अजय बेटे, अब मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रम के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तब विजय चुप न रह सका।
बाकी सब बातें समझ में आ गई है, लेकिन ये विक्रम का क्या चक्कर है, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर विक्रम सेठ जी का बेटा है तो ये बात सेठ जी ने अब तक क्यों छुपाए रखी। ये मैं बताता हूँ। फिर बद्रीनाथ ने विस्तार से बताना आरंभ किया। 18 साल पहले एक कार दुर्घटना में सेठ जी घायल हो गए थे। मैं उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। मैंने और मेरी बहन उमा ने सेठ जी की देखभाल की। इसी दौरान सेठ जी और उमा एक दूसरे को चाहने लगे। स्वस्थ होने के बाद सेठ जी ने मेरी बहन से कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद सेठ जी ये कहकर अपने घर लौट गए कि वे अपने पिता को मनाकर उमा को अपने साथ ले जाएंगे, परंतु उनके पिता ने पहले ही उनकी शादी कहीं और तय कर दी थी। सेठ जी ने विवाह से इनकार कर दिया और इस सदमे के कारण उनके पिता को दिल का दौरा पड़ गया। अतः वे अपनी शादी की बात पिता पर जाहिर ना कर पाए। वे महीने में हमारे यहाँ एक दो बार जरूर आते थे। उमा उन दिनों गर्भवती थी। वो एक दिन विक्रम को अस्पताल में जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गईं। फिर 2 साल बाद सेठ जी हमें अपने साथ अपनी कोठी में ले गए, लेकिन पिता के जीवित रहते वे विक्रम की असलियत किसी पर जाहिर करने का साहस नहीं कर पाए। राजन बचपन से ही उनके पास था, अतः पिता की मौत के बाद भी उन्होंने विक्रम की असलियत को गुप्त रखा। कई बरस बीत गए तो एक दिन मैंने उनसे विक्रम के भविष्य पर चिंता जाहिर की। तब वे बोले, बद्रीनाथ घबराओ नहीं, विक्रम के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। विक्रम मेरा बेटा भी है और वारिस भी। मैंने सारे सबूत और वसीयत के कागजात एक चांदी के संदूक में बंद कर रखा है। आंगन में गाड़ दिए हैं। उस जगह का नक्शा एक चाबी में कैद है। तब वे मुझे सोने की एक चाबी दिखाते हुए बोले, ये चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उन सबूतों के जरिए विक्रम का हक उसे दिलवा देना, परंतु विक्रम जब तक बालिग ना हो जाए ये भेद और चाबी का रहस्य किसी पर जाहिर मत करना। ओह, सोने की चाबी? तो उस सोने की चाबी का ये रहस्य है? फिर बद्रीनाथ आंसू पोंछ व्यथित स्वर में बोला, सेठ जी की मौत के समय वो चाबी जरूर उनके पास ही रही होगी और राजन के हाथ लग गई होगी। घबराओ नहीं अंकल, वो चाबी हमारे पास है। तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि राजन सतर्क हो हमें उसे गिरफ्तार करवा देना चाहिए। हाँ चलो, हम चलकर तारकुंडे अंकल को सारी बातें बता देते हैं। आगे की कार्यवाही उन्हें ही पूरी करनी है। तत्पश्चात वे सब वहां से चल पड़े। थाने पहुंचकर अजय ने इंस्पेक्टर तारकुंडे को सारी बात बताने के बाद सेठ जी का लिखा हुआ खत भी थमा दिया। खत पढ़ने के बाद तारकुंडे ने सेठ जी के गोदाम पर रेड करने का हुक्म दिया और स्वयं जाकर राजन को गिरफ्तार कर लिया। राजन को जब गोदाम में हो रही रेड का पता चला तो वो टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बोला, हाँ मैंने ही मामा जी की हत्या करवाई है। वो मेरा हकीकत जान चुके थे। मुझे उन्होंने पकड़वा देने की धमकी दी थी। मैंने फ़ोन पर आईजी साहब से हुई उनकी बातें सुन ली थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि आईजी साहब से मिलने जाने से पहले मामा जी बद्रीनाथ के नाम कोई खत लिखकर ले जा रहे हैं। काश मैं उस वक्त उस खत के बारे में जानता होता। राजन ने हारे हुए अंदाज में ठंडी आह भरते हुए अपना सिर झुका लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।